अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर हलचल है। इस हफ्ते को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि इस हफ्ते में बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत के रुख का धारा कहाँ मुड़ेगा और पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर क्या होगा, ये तमाम मामलात इसके हवाले से डस्ट बड़ी हद तक सेटल हो जाएगी। इसी हफ्ते के दौरान 4 बड़े मामलात अदालती महाज पर होने जा रहे हैं। कल यानी कि 5 नवंबर मंगल के दिन सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास होने जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में, और इस इजलास में आईनी बेंच बनाने और कौन कौन आईनी बेंच में शामिल होगा इस हवाले से फैसला किया जाएगा। और जब आप इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो हुकूमत को यहाँ पर लगता यह है कि उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 12 अरकान के साथ क्या इस इजलास को किया जा सकता है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ये चाहती है कि तकरीबन जो जजेस की अपॉइंटमेंट के मामलात हैं इस्लामाबाद समेत दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फेडरल शरीयत कोर्ट में, इन जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएशन से लेकर तैनाती से लेकर ये तमाम काम अपने हाथ में लेना चाहती है। कल क्या होगा एग्जैक्टली इस इजलास में, किस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जुमेरात 7 नवंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, 3 रुकनी कमेटी, उसका इजलास होने जा रहा है। और ये इजलास इस हवाले से बहुत अहम है कि 2 केसेस मुमकिन तौर पर सामने आ सकते हैं, टेकअप हो सकते हैं, और अगर ये केसेस टेकअप हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको करवटें लेता हुआ दिखाई देगा। एक है 26वीं आईनी तरमीम, उसको चैलेंज किया हुआ है बहुत सारे लोगों की जानिब से, कुछ सियासी जमातों की तरफ से। क्या ये केस टेकअप होने जा रहा है? साथ ही 12 जुलाई का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने के हवाले से सलमान अकरम राजा के थ्रू कमल शोजब साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने जो है वो अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। साथ ही जुमेरात 7 नवंबर को जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनके इंतज़ामी जजेस का इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। अगर आप बगौर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर जो केसेस हैं, तकरीबन 99.9% रहनुमा ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एक या एक से ज़ायद 780A इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत जो है वो केसेस बनाए गए हैं। क्या ये मामला सेटल होने जा रहा है एट दी हाईएस्ट लेवल? इसके अलावा जुमा 8 नवंबर को इजलास होने जा रहा है जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और उसमें लामहाला जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ख़त लिखा था और अपने ऊपर इदारों की जानिब से डाले जाने वाले दबाव का तज़किरा किया था, वो मामला टेकअप होने का इम्कान है। और उससे पहले कहा यह जा रहा है कि 2 मुलाकातें, एक को तो 100% कन्फर्म किया गया है मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से कि वो मुलाकात हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी इन जजेस से मुलाकात कर चुके हैं जिन्होंने वो ख़त लिखा था। तो एक तो यह है अदालती मंजरनामा। इस दौरान जेल इस्लाहात की एक कमेटी बनाई गई, उसका इजलास हुआ, उसमें खदीजा शाह साहिबा भी शामिल थीं और अहद चीमा भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता अब तनकीद करना शुरू कर दी है नए चीफ जस्टिस और उनके फैसलों पर। दे आर वेरी स्केप्टिकल। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में आज इतला ये है कि कुछ बहुत ही अहम कवानीन पास करवाने के लिए पेश किए जा रहे हैं। एक कन्फर्म इतला है और फिर कुछ बज़ है इस वक्त मार्केट में, मुस्लिम लीग नून के ज़राए कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली में एक कानून जो है वो पेश कर दिया जाएगा आर्मी एक्ट में तरमीम का, और उसके तहत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 से बढ़ाकर 5 साल किए जाने का इम्कान है। अभी ये इम्कान है, देखते हैं कि इस सारे मामले के ऊपर मामलात कैसे आगे चलते हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 25 तादाद करने के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी में, सेनेट में तमाम मामला तय हो चुके थे, लेकिन अब इतला ये भी आ रही है कि एक राय मौजूद है कि जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी जाए। साथ ही जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट है उसमें भी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें 3 माह ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा ऐसे मुल्ज़िमान को जिन पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम होंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुख्तलिफ टर्न्स लेती हुई अब इस मकाम पर पहुँच गई है, जहाँ पर पहले तो ये कहा गया था कि वही जो तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया गया था थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लगभग यही रहेगी कि चीफ जस्टिस, उसके बाद सीनियर प्यूनल जज और फिर एक जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी का। लेकिन अब बस ये है मार्केट में कि शायद हुकूमत अब इसमें मज़ीद तब्दीली करने का इरादा रखती है, और जो
आईनी बेंच के सरबराह होंगे उनको इसमें शामिल करने का इम्कान है। और हुकूमत के लोग इस हवाले से दलील ये दे रहे हैं कि 191A की एडिशन के बाद आइन में किया ये जाएगा कि क्योंकि 184(3) के मुकदमात भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लगाने हैं, लिहाजा आइनी बेंच के सरबराह को भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। ये तमाम मामलात हैं। और दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे पर अलीमा खान साहिबा का हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, उनको सिर्फ पुरअमन एहतजाज से बाहर निकाला जा सकता है। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा सुनिए। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडरशिप का फुकदान नजर आता है। बुशरा बीबी की रिहाई हुई, लेकिन उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उनकी और बानी पीटीआई की जमानत के केस में वो पेश हुई और वहाँ पर वो आबदीदा हो गई। उन्होंने अदालत के ऊपर और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार किया। वो आबदीदा हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं इस अदालत नहीं आऊँगी, वक्त ज़ाया किया जाता है, मेरे पास तमाम सामान मौजूद है, अगर मुझे जेल भिजवाना है तो भिजवा दिया जाए। इस तमाम मंजरनामे पर फवाद चौधरी साहब से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक लीडरशिप का फुकदान नज़र आता है, मुख्तलिफ धड़े हैं और उनको मुख्तलिफ लोग लीड कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है पार्टी के, इमरान खान साहब, वो तो जेल में मौजूद हैं, तो उनकी एब्सेंस में क्या ये जो मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ ग्रोह हैं और हर छोटे बड़े ग्रोह का एक अलहदा से लीडर है, क्या इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज नहीं किया? और मौजूदा सूरत हाल में किसको आप समझते हैं कि पोटेंशली लीड करना चाहिए इमरान खान के बिहाफ पर पार्टी को बाहर? तहरीक इंसाफ के ऊपर क्योंकि मुझे खान साहब का बड़ा जरा आया है, सख्त मैसेज आया है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तनकीद नहीं करनी है और किसी की जो है वो बात नहीं करनी है, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर रहा। हालांकि गलतियां कोताहियां तो बहुत हैं और सच्ची बात यह है कि कोई इतना खुशकुन सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब खान साहब ने कह दिया है तो ज़ाहिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और अब भी मैं यही समझता हूँ कि जो तहरीक है इमरान खान को निकालने की, उसको लीड करना पड़ेगा इमरान खान की अपनी फैमिली को। बुशरा बीबी हैं, वो सूटेबल हैं इसके लिए, अलीमा बीबी हैं, ये लोग देख लें, ये तो उनका अपना एक फैसला है किस तरह से उन्होंने करना है। बट आई थिंक कि ये करीबी फैमिली जो है, ब्लड रिलेशन जो हैं वो मैटर करते हैं सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में। आपको इल्म होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गिरफ्तार हुए तो उनकी जो तवील गिरफ्तारी थी उस पर फिर उनकी बेगम ने और उनकी वालदा दोनों जो थी वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थी, और फिर सरोजिनी नायडू जो उनकी बहन थी वो भी उस वक्त नॉन पॉलिटिकल थी, जो बाद में तो खैर वो हिंदुस्तान की तारीख का बहुत बड़ा नाम बना। लेकिन इन्होंने वो तहरीक चलाई थी। उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है वो उनका मामला था, तो फिर नुसरत भुट्टो ने मुहिम चलाई थी। इसी तरह फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चलाई थी, और फिर नवाज शरीफ साहब का जब हुआ, मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ, तो उस वक्त फिर अगर आपको याद हो तो कुलसूम बीबी ने मुहिम चलाई थी। सो ये पाकिस्तान के अंदर एक रवायत है और ये मैटर करता है, और लोग अल्टीमेटली फिर फैमिली ही होती है जिसके इर्द गिर्द लोग भी रैली अराउंड करेंगे और लोग जो हैं वो आएंगे। लिहाजा मेरी नज़र में बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें इतना बड़ा खला है, इतना बड़ा वैक्यूम है कि वो सिर्फ इमरान खान की फैमिली ही फिल कर सकती है। वो बुशरा बीबी और ये बाकी लोग ही फिल कर सकते हैं, और इनको ही सोचना पड़ेगा। अगर वो एक संजीदा मुहिम चलाना चाहते हैं तो वो फिर इनको ही सोचना पड़ेगा इस मूवमेंट के लिए। और कोई इस वक्त पीटीआई के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी का इतना कद है कि लोग उसके साथ जुड़ सकें। सही। चौधरी साहब, ज़ात से हटकर मैं नाम के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इनकलाब का रंग लाल है, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, ये मामला जो है वो अब मुख्तलिफ सर्कल्स शहर इक़्तिदार में वहाँ पर ये बहस चल रही है कि अगर अब अली अमीन गंडापुर जो है वो दोबारा रुख करेंगे पंजाब का, इस्लामाबाद का, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मशीनरी, मुलाजमीन, उनको लेकर अगर आया जाएगा तो फिर वो मामला जो है वो गवर्नर राज की तरफ या उनकी हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ जा सकता है। तो मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको क्या वो जो जिनके पास आईने पाकिस्तान के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है उनको लीड लेनी चाहिए, या फिर जिनको चेयरमैन बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और दीगर लोग हैं उनके पास और तंजीमी ओहदेदारों के पास, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, उनके पास ये लीड होनी चाहिए?
اس طرح عہدے تو میٹر نہیں کرتے نا. عہدوں کے ساتھ تو لوگ نہیں جڑتے. تو عہدے تو چاہیے ہوتے ہیں کہ سمجھیے کہ کوئی ایسے نو باڈیز کو آپ نے بڑا کرنا ہو. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے موومنٹ چلانی ہے جو الٹیمیٹلی دیکھیں آپ نے اگر صلح کی بھی کرنی ہے بات کو موومنٹ تو آپ کو چلانی ہی پڑے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی جو شرائط ہے اگر آپ موومنٹ کے بغیر بیٹھیں گے بات کرنے تو ان کی اہمیت حیثیت نہیں ہوگی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل جو موومنٹ کا وقت تھا وہ 9 فروری تھا, اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 فروری کو موومنٹ نہیں چلائی. اس وقت سارے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز آن گراؤنڈ تھے, ان لوگوں نے اس موومنٹ کو لیڈ کرنا تھا, ان کے نتائج بدلے جا رہے تھے. آپ یہ دیکھتے کہ لیاقت چٹھا ہی نہیں یہاں استعفوں کی لائن لگ جاتی, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ایک الائنس بننا چاہیے وہ الائنس نہیں بن رہا, اور اب اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ مسائل ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر کس سے بات کریں اور کس ایکسٹینٹ کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں, اس لیے وہ بھی جو ہے وہ نہیں معاملہ چل پا رہا. تو جب تک ایک بڑا الائنس نہ ہو تو اس وقت تک افیکٹو موومنٹ مشکل ہے, اور افیکٹو موومنٹ کے بغیر عمران خان کی شرائط کے اوپر باہر آنا جو ہے وہ مشکل ہے. لہٰذا یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے جس سے فی الحال آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی کو ریڈو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح آگے بڑھے. صحیح. اچھا, یہ جو 4-5 قوانین حکومت لانے جا رہی ہے اس کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے تشفی نہیں ہوئی, پہلے 27ویں کی بات چل رہی تھی, اور اب جو ماتحت لیجسلیشن کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ بات بھی چل رہی تھی کہ جو سینیورٹی ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے بھی شاید کوئی قانون آ جائے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اگر تیسرے نمبر کا جج جو ہے وہ بن گیا ہے چیف جسٹس تو سینیورٹی اس کے بعد شروع کر لی جائے. لیکن اب جو کل ملا کر قوانین ہے, میں ون بائی ون سب کے اوپر بات کروں گا آپ کے ساتھ. آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سروسز چیفز ہیں ان کا مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال کر دی جائے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینیورٹی کا ایشو ہے وہ اسٹا کورٹ کے تحت وہ لیجسلیشن سے نہیں ہونا, وہ رولز کے تحت ہونا ہے, اور رول سپریم کورٹ نے اپنے خود بنانے ہیں. لہذا پارلیمنٹ کو سینیورٹی طے کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے, وہ تو بہرحال سپریم کورٹ نے اپنی ہی فل کورٹ میں یہ چیزیں جو ہے وہ طے کرنی ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یا ججز بڑھانے کا معاملہ ہے, دیکھیے سیدھی بات یہ ہے, انڈر لائن پرنسپل تو یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح ایف آئی اے ہے یا اسلام آباد پولیس ہے یا یہ نیب ہے جس کو یہ فون کرتے ہیں اور ان کے سربراہان کی کوئی اپنی رائے ہی نہیں ہے, دے آر لائک کلو لیس کیا کرنا ہے, ان کا ادارہ کی کیا اہمیت ہے, کیا امپورٹنس ہے, وہ بس پیچھے پڑ جاتے ہیں. دے وانٹ کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو چھوٹی موٹی ریزسٹنس ہے وہ بھی کیوں آ رہی ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ بطور ادارہ اس کو irrelevant کر دیا جائے, اور اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اتنے جج بھر دیے جائیں کہ سمجھ ہی نہ آئے کسی کو کہ کون وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کنٹرول چیف جسٹس کا لوز ہو جائے, اور آپ بنیادی طور کے اوپر ایک ایسے ہی جیسے باقی ادارے ہیں گورنمنٹ کے تباہ حال پی آئی اے بنا دیں بیسیکلی آپ سپریم کورٹ کو. سو ساری ایفرٹ اور کوشش اس وقت یہ ہے. اب اس میں اگر سپریم کورٹ نے ریزسٹنس نہیں دی, لائرز نے تو ابھی تک ریزسٹنس نہیں دی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی ہو جائے گا, اور اب پھر دیکھتے ہیں کہ چلے گا. ججز کی تعداد بڑھانا ہے, جو ججز کی تعداد بڑھانا ہے جس میں حکومت کی لاجک یہ ہے کہ بیک لاگ کیسز کا بہت زیادہ ہے اور ہمیں زیادہ ججز کی ضرورت ہے تاکہ ان مقدمات کو نمٹایا جا سکے. 60,000 کے قریب بیک لاگ ہے, اور جو فرسٹ فل کورٹ میٹنگ ہوئی یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں اس میں سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب کا جو پینڈنسی ختم کرنے کے حوالے سے کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو لاگو کر دیا گیا ہے. تو اس دوران جبکہ اعلیٰ عدالت نے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس معاملے کو خود ریزالو کرنے کے معاملے پر قدم بڑھایا ہے, اس وقت حکومت یک طرفہ طور پر اگر یہ کارروائی کرتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان کسی بڑے لڑائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے یہ چیز؟ لڑائی کی سخت ابھی تک تو سپریم کورٹ نے نہیں دکھائی. ریزرو جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اس سے پہلے 90 دنوں کے اندر جو الیکشن کی سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرا سکے. ابھی تک تو یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اپنے احکامات صرف جو کمزور لوگ ہیں آپ جیسے میرے جیسے
उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट करा सकती है, लेकिन जब ताकतवर की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इतनी अथॉरिटी, अहमियत नहीं रहेगी कि वो ये फैसले इम्प्लीमेंट करा सके। अब हुकूमत तो सिर्फ ये वो चौधरी चाहती है। साहब सॉरी, वो उमर अता बंदयाल साहब का सुप्रीम कोर्ट था, काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट था, जो पॉस्चरिंग हफ्ता 26 अक्टूबर से अब तक हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है? हुकूमत ने जो किया था, मंसूर अली शाह साहब को जिस तरीके से काजी फाइजा साहब ने साइड लाइन किया था उसको अंडू कर दिया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला था कमेटी से, उनको वापस ले आए, फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, एटीसी के जजेस से मुलाकात, जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लेना, फिर अब जो है वो खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनको शामिल कर लेना जेल इस्लाहात की कमेटी में। ये जितनी भी इकदामात हैं, फिर जिन रिसर्चर्स को वापस भेज दिया गया था, जिस ड्राइवर को वापस भेज दिया गया था उनको वापस ले आए, एडीआर कमेटी जो है उससे निकाल दिया था मंसूर अली शाह को, उनको वापस ले आए। तो ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस का, एक स्ट्रॉन्ग मैन का तासुर जा रहा है उनकी तरफ से। आई डोंट थिंक सो। मेरे अच्छा। ख्याल में ये सारे अभी इक़दाम आपने गिनवाए हैं, ये बड़े सुपरफिशियल हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक ही फैसला है जिससे सुप्रीम कोर्ट की आपको अथॉरिटी बहाल होगी या नहीं होगी, और वो ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन को ये फैसला इम्प्लीमेंट करवाएगी या नहीं करवाएगी। बाकी ये करना कि ये कर दिया, उनको सीनियर में बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये एक अच्छे हैं, लाइक ओके इकदाम, लेकिन इनसे कोई सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा जो अथॉरिटी है वो कोई बहाल नहीं होनी। और इस वक्त हुकूमत की तो बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ एक ही मुद्दा है, अगरचे वो ये चीफ जस्टिस साहब को तीसरे नंबर से उन्होंने सीनियर जज बनाया है, लेकिन उन्होंने इतनी कर्टसी का भी मुजाहरा नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कंसल्टेशन में शामिल कर लेते कि क्या आपको जजेस की जरूरत है या नहीं है। और आपको पता है इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि जनाब हमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा प्रेरोगेटिव है और हमारी मर्जी होगी, हम जितने मर्जी बना देंगे। सही। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी होगी तो इतनी होगी, आपकी मरात इतनी होगी तो इतनी होगी, इतने साल रहना है तो इतने साल रहना है। तो जाहिर है कि अदलिया के हवाले से चौधरी साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आप कह रहे थे कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद अगर होता है और अगर उस पर अमल दरामद जो नहीं हुआ उस पर तौहीन अदालत लगती है, जब ही सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी, वरना उसकी कोई रिट नहीं होगी। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जुमेरात को अपकमिंग इजलास है 7 नवंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी का, उसमें 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए जाने का मामला और ये मामला 12 जुलाई की जजमेंट, इसके हवाले से केस आपको लगता है बेंच लगता हुआ नजर आ रहा है? मुझे पता नहीं, तो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या होगा What's your इस expectation? मामले में। और अभी तो देखिए मैंने तो आपको बता दिया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी मनवानी है तो उन्हें ये केस लगा के कंटेम्प्ट का अपनी जजमेंट इम्प्लीमेंट करानी है, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करानी तो फिर तो नौकरी है ना, तो चाहे या आफरीदी साहब हो या फायज ईसा साहब हो या जस्टिस मुनीर हो या कोई भी हो, वो तो फिर नौकरी है, नौकरी करके अपनी चले जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट जो है वो तो तभी सर्व होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा इफेक्टिव बनाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा तभी इफेक्टिव होगा अगर उसके अहकामात ना माने जाना एक पाकिस्तान के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों। अगर उसका कोई नतीजा ही नहीं है और नताइज सिर्फ मेरे और आप जैसे लोगों के लिए हैं जो कमजोर हैं, जिनके पास बंदूक नहीं है, जिनके पास अपने जत्थे नहीं है, जिनके पास जो पहाड़ों पे चढ़ के जो है वो नहीं लड़ मर सकते, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ऐसे ही चलता है, फिर उसमें क्या फर्क होगा। तो फवाद चौधरी साहब ये बताएं, आपके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, उनका तो हमें मालूम है, आपके ऊपर भी कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट का कोई मुकदमा है? सारे केसेस एंटी टेररिस्ट के, 48 केसेस एंटी टेररिस्ट के। सही। तो मुझे ये बताएं कि जो जुमेरात को एटीसी जजेस के साथ, इंतजामी जजेस के साथ, अमल दरामद रिपोर्ट्स के साथ, तमाम के साथ नए चीफ जस्टिस मीटिंग करने जा रहे हैं,
آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ 25 مئی کے بعد سے جتنے بھی مقدمات قائم ہوئے ہیں، اے ٹی سی جو قوانین ہیں وہ تو بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ کتنے ہفتوں میں ٹرائل کنکلوڈ ہو جانا ہے، نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ کو بھجوایا جانا ہے، چالان کب تک پیش کرنا ہے، وہ ٹائم لائن تو فالو نہیں ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ نئے چیف جسٹس سیٹل کر دیں گے اس ملاقات کے بعد؟ اگین دوبارہ دیکھیں، سغرا بی بی کیس ہے، 7 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ججمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر صرف وہ مقدمے جائیں گے جہاں پہ جینوئن ٹیررزم ہوا ہو، جہاں صحیح. پہ بام استعمال ہوئے ہوں، جہاں پہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. سپریم کورٹ اپنے اس ججمنٹ کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرا پائی. اب وہی ہم لوگ سارے جو ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، آپ دیکھیں نا، اعظم سواتی کی آج 8 مقدموں میں ضمانت ہوئی ہے اور اینٹی ٹیررزم سے ہوئی ہے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ڈی چوک کے اوپر جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے علیمہ خان کی، عثمان خان کی ہوئی ہے آپ کے سامنے. عمران خان کے اوپر 40 کیس ہیں کہ جی وہ اس کی اپیٹمنٹ کی بنائے ہوئے. تو سپریم کورٹ میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بینچ کیا بن رہا ہے، پرابلم یہ ان کے فیصلے امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہے. جب ان کے فیصلے امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہے تو پھر جو مرضی جج ہو، جو مرضی کوئی ہو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. اب جو قوانین پاس کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر مختلف اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بڑا سٹرونگلی ہٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والے تھے وہ ووٹ کے منہ پر کالک مل رہے ہیں. ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جی، یہ سول مارشل لا ہے، لامحدود اختیارات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. یہ جو قانون سازی مختلف قسم کی ہونے جا رہی ہے اس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے، ججز تعداد بڑھانے کا بل، انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، ان تمام پر. تو میں I'll go back to the question. یہ جو آرمی ترمیمی ایکٹ ہے، سروسز چیفز کی مدت ملازمت کو 5 سال کرنا، آپ کے خیال میں کہ یہ درست اقدام ہے، راست اقدام ہے؟ 3 سال کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے ملک اس عام تقرری کے وقت. تو یہ 5 سال کر دیا جائے یا 4 سال کر دیا جائے، حکومت آئے، اپنا آرمی چیف، اپنا چیف جسٹس ہو، نہ ان کو شکایت ہو کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، نہ ان کو شکایت ہو وہ کر رہے ہیں، تو معاملہ افہام و تفہیم سے کوئی تو وے فارورڈ نکالنا ہوگا. تو پھر ہم خلافت ہی لگا دیتے ہیں، بادشاہت ہی بنا دیتے ہیں. میرے سارے جھنجھٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ایک ہی دفعہ بادشاہ آ جائے، وہ پھر رہ لے جب تک وہ زندہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے آ جائیں گے. اگر یہی آئیڈیل نظام ہے تو پھر اس طرح ہی چلائے چلتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اس وقت ہم لوگوں نے ایک سچویشن پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس وقت گولی اور لاٹھی کی سرکار ہے پاکستان میں. ریزسٹنس اس کے مقابلے میں اس طرح کی نہیں ہے، اور ریزسٹنس کی جو ہو بھی رہی ہے وہ بھی کوئی آئی وڈ سے کہ اتنی کوئی پازیٹیو نہیں ہے. مثلا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے وہ سیسیشنسٹ چلا رہے ہیں، علیحدگی پسند چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہو رہی. وہاں پہ بھی جو ریزسٹنس ہے وہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہو رہی. وہاں علیحدہ ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ادھر وہاں پہ بھی آئین کی بحالی کی کوئی ایسی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے جو بڑے شہر ہیں یا تنظیمیں ہیں، اپنا کی آپ نے خود دیکھ لیا ابھی حال. اس کے بعد لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، یہاں پہ جو لوگ ہیں آئی تھنک وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے پرابلم بھی ہے. مڈل کلاس جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس یہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی متشدد ہو، اور جو متشدد ہوگی اس کا جمہوریت کے لیے فائدہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ظاہر ہے جو لوگ جن کے پاس لاٹھی گولی ہے ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پیسفل ریزسٹنس ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ہم آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو لوگوں کی کوئی، پاکستان کے لوگوں کے کوئی فرینکلی اس وقت کوئی عزت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان کے ڈیفینس منسٹر جو ہے اس نے بانگے دہل کہا کہ 20 لوگ ہم یہ پاکستان میں گھس کے مارے ہیں. پاکستان میں اس کے اوپر کسی نے کوئی بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھے. صحیح. کینیڈا میں ایک امیگرینٹ جو ہے اس کو انہوں نے مارا، انہوں نے پورا ہندوستان کو باہر ڈال دیا ہے. امت شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نکلے کیسے. So that's how the honorable countries and honorable leaderships respond to challenges.
हमारे यहाँ तो बस यही है ना कि अपने लोगों को उठा लो, कुट लो, मार लो, जो इंतजार के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, जाहिर है उनको मार कुट लें। हम लोगों ने कौन सा आगे से कोई बंदूक उठाने जोगे तो हमें नहीं। नहीं, लेकिन अब बहुत ज्यादा वो आ रही हैं। आप डू यू ट्रस्ट दैट वर्शन जो वीडियो रिकॉर्ड हुई पुलिस वालों ने की? इंतजार पंजोता साहब गाड़ी में पांव बंधे हुए हैं, आंखों पे कहा गया पट्टी थी, नाम जिस तरीके से उन्होंने गैस कर लिया कि इंतजार के बाद नेचुरली हुसैन आना है, इंतजार हैदर भी नहीं हो सकता, इंतजार कुछ और भी नहीं हो सकता, ना मोहम्मद इंतजार हो सकता है, ला महला उसने इंतजार हुसैन ही होना है। तो आपको उसे, और फिर वो चमकनी के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी अब सर्कुलेट कर रही है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी कि वो वहां पर मौजूद है। डू यू ट्रस्ट दैट स्टोरी? यार ये इससे आपने इतना टाइम जाया किया ना अपने इस कमेंट के ऊपर। आई मीन इट्स रिडिकुलस ना। आई मीन एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू पीपल्स इंटेलिजेंस। ये लोगों को अहमद तो ना समझे, ऐसे बेवकूफ तो ना समझे, बस ठीक है अब हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा, अब हमारे पास कोई उसका रिस्पॉन्ड जो नहीं है, क्या आप कर लेंगे वो? अब तो ये तो रेगुलर हो गया है ना पाकिस्तान के अंदर, मिसिंग पर्सन करना, तशद्दुद करना, जेर हिरासत टॉर्चर करना। दिस इज न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। तो अब इसके ऊपर क्या बात हो सकती है? तो जो ये जितने अभी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पॉइंट को एस्टैब्लिश करना चाह रही है, इससे पहले तो ये तमाम मामलात, इसमें आपकी बड़ी एक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका हिस्सा था। तो इसको फाइट आउट ही करना जरूरी है या मिडिल ग्राउंड के ऊपर नेगोशिएशन करके बातचीत से भी इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है? बातचीत तो तभी करेंगे ना जब कोई दबाव होगा। बातचीत कोई क्यों करेगा जब कोई प्रेशर ही नहीं है? तो जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो वो यही है ना कि जो इस वक्त आपके जो टेक्टिकल टैक्टिक्स है, जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, वो इतने आई वुड से कि बिलो मीडियोक्रेसी हैं, इतने ज्यादा औसत दर्जे के हैं कि हुकूमत को तो कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। और वहां पे बताया जा रहा है कि जी मईशत भी ठीक हो गई है। आज आपने 250 बेस पॉइंट जो है वो सूद भी कम कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि जी डॉलर भी जो है वो हमने मुस्तहकम कर लिया, अब आगे नहीं जा रहा। और ये चीजें हो गई हैं तो बस अब जरूरत ही नहीं है। तो जब तक ये इमरान खान को 3-4 साल जेल रख लेते हैं, लोगों के ऊपर इसी तरह से तशद्दुद और बर्बरियत और फस्तायत से काबू रखते हैं, और पाकिस्तान जो है वो कोरिया बन जाएगा, हम कोई इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कितने भी चलते हैं। सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, आप अमेरिकन के साथ, उनके यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, उन लोगों के साथ आपके मुख्तलिफ मौके पर राब्ते भी रहे हैं। एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, उनके साथ आपकी बड़ी मुलाकातें भी हैं। आप अमेरिकन निज़ाम को, पॉलिसी को, सारे मामलात को समझते भी हैं। जो बाइडन इंतजामिया, उसका तो बड़ा ही कोल्ड रवैया था इमरान खान साहब से। कल इलेक्शन होने जा रहा है, अमरीकी सदारती मार्का, उसमें ऑड्स अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। बट इन एनी केस कमला हैरिस आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे ये जो आने वाली 2 मुतवक्किल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, डू यू थिंक देयर विल बी अ चेंज ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से? देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि ये यूएसएसआर के खत्म होने के बाद और यहाँ पर अफगान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है, रेलिवेंस है वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, वो कोई खास रही नहीं। और ज़ाहिर है हम यूक्रेन में तो जाके लड़ने से रहे, और इस वक्त तमाम दुनिया की जो है वो गजा के ऊपर है और यूक्रेन के ऊपर है। तो आपकी रेलिवेंस तो तब होती है कि जब आपकी कोई उन इश्यूज में, मुद्दों में आपकी कोई अहमियत हो। तो फिलहाल इस तरह का मामला तो है नहीं। अब इस वक्त जो अगर ट्रंप आते हैं तो डेफिनेटली उसमें 1-2 डिफरेंसेस तो है। कि मसलन एक ट्रंप जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को भी और दुनिया भर में एस्टैब्लिशमेंट्स को जरा मनफी नजर से देखते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो फिर फर्स्ट अमेरिका, उनका अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, तो वो पैसे नहीं लगाएंगे, इधर उधर पैसे नहीं फेंकेंगे। जिस तरह बाइडेन साहब को था ना कि इधर उधर पैसे फेंकते थे, ईरान को डिस्टेबलाइज करना है, यूक्रेन को करना है, यूरोप में अपना पंगा रखना है। तो ट्रंप का वो इश्यूज नहीं होंगे, इससे पाकिस्तान के मजीद काम होता है। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का एक तरफ बल
मुख्तलिफ करवटें लेता हुआ सियासी मंजरनामा है, और दूसरी तरफ अमेरिकन इलेक्शंस, उनकी बड़ी अहमियत कही जा रही है। अमेरिका में ओवल ऑफिस में जब भी तब्दीली होती है, वो तब्दीली दुनिया भर की पर असरअंदाज होती है। अमेरिका की पॉलिसी जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों ममालिक के हवाले से तब्दील होती है, तो क्या इस हवाले से होना जा रहा है। साजिद तारड़ साहब जो हैं वो हमारे साथ अगले सेगमेंट में मौजूद होंगे और अमरीकी सदारती मार्के के ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल अमेरिका में सदारती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नवंबर की 5 तारीख मंगल का दिन, और इन इलेक्शंस के हवाले से वैसे तो पूरी दुनिया फॉलो कर रही होती है कि ओवल ऑफिस का नया मुकीम कौन होगा, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी दुनिया भर के हवाले से तब्दील होती है जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है और मुख्तलिफ ममालिक उससे मुतासर होते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आगाज़ में जिस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस शुरू हुई, उस वक्त जो बाइडन मौजूद थे, और जो बाइडन एक वीक कैंडिडेट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने थे। कमला हैरिस जो हैं उन्होंने रिप्लेस किया पहले सदारती मुबाहिसे में जो बाइडन की बड़ी ही ख़राब और वीक परफॉर्मेंस के बाद। और अब जो अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स हैं वो तो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे बहुत नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी भी जितने भी इशारिये हैं, जितने भी पॉइंट्स टेबल आप देखते हैं, जितने भी अंदाजे हैं वो आप देखते हैं, मुख्तलिफ पोल्स इसके हवाले से सर्वेस कंडक्ट किए गए हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लीड लेते हुए नजर आते हैं। इस मरतबा पाकिस्तान में भी लोग बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस को, और बहुत सारे लोग खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको ये लगता है कि अमरीकी सदारती मार्का जो है उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में आ जाते हैं तो लामहला पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी चेंज होगी। चेंज तो होगी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन किस हद तक चेंज होगी। जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वाइट हाउस है, वहाँ से गुज़श्ता 2-2.5 साल में किस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं, क्या इसका तसलसल रहेगा या थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, इस मामले पर और अमेरिकन इलेक्शंस के मामले पर गुफ्तगू करने के लिए साजिद तारड़ साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। अभी चंद रोज़ पहले तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे। अमरीकी पाकिस्तानी निगाद अमरीकी शहरी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ है। तो आगाज़ में जो है वो तारड़ साहब मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, और उनके मुशाहिदात बड़े मशहूर हैं। उन्होंने अपनी जो प्रेडिक्शन की है या उन्होंने जो फैक्ट्स रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा। तो साजिद तारड़ साहब, सेल्फी उतरवाई डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया ने, उनका ज़ाती ताल्लुक़ डेवलप हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाहिद पाकिस्तानी जिसको जानते हैं उनका नाम इमरान खान है। ये तमाम मुशाहिदात, ये सिर्फ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के नहीं है, दीगर भी बहुत सारे लोग इस थ्योरी के ऊपर बिलीव रखते हैं। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मामले पर? देखिए, मेरे लिए मेरे 36 साल हो गए अमेरिका में मुझे, और मैं ज्यादातर मेरे तकरीबन 3 सदूर के साथ करीबी रिलेशनशिप रहे हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, जाती नहीं रहे। लेकिन ये मैं नहीं समझता, मुझे ये समझने में बड़ी दुश्वारी हो रही है कि जाती रिलेशनशिप में एक दूसरे कंट्री के इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के जुडिशल सिस्टम में इंटरफेयर किया जाएगा। इसकी को अगर मिसाल, हाँ पॉलिसी शिफ्ट हो वो अलग बात है, लेकिन पॉलिसी एक फर्द वाहिद के लिए क्यों होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में आएंगे तो इस वक्त जो दुनिया चल रही है, जो 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, वो उनके टेबल पर होगा या पाकिस्तान का ये मसला उनके सामने होगा। मेरी समझ से ये बाहर है, बल्कि मैं समझता हूं कि मैं इस दरमियान में पता नहीं कहां से फंस गया हूं। इस वक्त आपको पता होगा कि आई एम द विक्टिम ऑफ ट्रोलिंग हो रही है मेरे खिलाफ, और बार बार मुख्तलिफ की चीजें की जा रही हैं। अच्छा, ये ट्रोलिंग वाले मामले, तारड़ साहब, ट्रोलिंग वाले मामले पर जो सवालात हो रहे हैं हम लेटर ऑन उसको डिस्कस कर सकते हैं। जरा अभी लेट्स जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। अब आपने जो कहा कि जाहिर है कि किसी इंडिविजुअल के हवाले से अमरीकी सदर, ये आप जाहिर है कि ये आप बात रख तो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें या हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं जो बाइडन का, डोनाल्ड ट्रंप का, जायर बोल्सोनारो ऑफ ब्राज़ील, उनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ थी और उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप था। विक्टर ऑर्बन फ्रॉम हंगरी, उनके साथ डिफरेंट था। अब्दुल फताह अल सीसी मिस्र से, उनके साथ मुख्तलिफ था। मोहम्मद बिन सलमान, जैरेड कुश्नर के उनके साथ ताल्लुकात, और फिर डोनाल्ड ट्रंप तक उनका बड़ा ईजी एक्सेस होना। रजब तैयब अर्दवान फ्रॉम टर्की, उनके हवाले से जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी व्हाइट हाउस के स्टाफ को, चाहे गोल्फ कोर्स में हो डोनाल्ड ट्रंप, फोन पहुंचाया जाए, राब्ता इस्टेब्लिश किया जाए। और इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ इमरान खान साहब का एक्सेस भी बड़ा ज़बरदस्त था, और ये तो आप भी बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो बड़ा ईजी एक्सेस है। कंपैरिजन अगर हिस्टोरिकल कंपैरिजन में देखा जाए तो आप इस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम से था, जिन लोगों के साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं, गाफ कोर्सों पे स्टेट ऑफ द जो हेड ऑफ द स्टेट है उनसे बातें कराई जाती हैं। मैं एक छोटा सा सवाल रिवर्स चीजों पे लेके जाता हूँ। 6 जनवरी के ऊपर कई अमेरिकन को 18-18 साल की सजा दी गई है। आज अगर आज खान साहब या कोई दूसरा बंदा यहाँ पे किसी को कहे कि 18 साल की सजा करके उसको छोड़ दिया जाएगा? एक क्रिमिनल ऑफेंस कहीं किया जाए तो आप जाती ताल्लुकात पे आप सोचते हैं कि उसको कहा जाएगा? आप मुझे ये बताएं, शकील अफरीदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे आपने छोड़ा शकील अफरीदी को, आफिया सदीकी के लिए कोशिशें करते रहे, वो छूटी है अभी तक। ये किस ट्रक की बत्ती के पीछे कौन को लगाया जा रहा है? मैं तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आफिया सदीकी के लिए सारे अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है, कोई रिस्पॉन्ड दिया है किसी ने उसका? शकील अफरीदी के लिए मैं खुद कोशिशें करता रहूंगा, 2016 के इलेक्शन नहीं हो सका वो। लेकिन हाँ ठीक है, काला जादू है, जिन जन्नात हैं, अगर इस तरह की कोई चीज हो जाए तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। था ये जो काला जादू और ये टोटके जिन जिन्नात की बातें, ये भी मैं आपसे टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इसी बात को लेकर कि जहां पर अमेरिकी सदारती मार्का है और आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो बाइडन को और कमला हैरिस को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी ही जो पार्टी है उसको डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई से ताल्लुक रखती है और पीटीआई ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। अगर आप उनके लीडर को टारगेट करेंगे तो फिर तो आप लामहला डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, लोग बदजन होकर वोट जो है वो फिर कमला हैरिस को देंगे। तो हु आर यू साइडिंग विद एक्चुअली? मैं ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान को, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में रहते हुए, आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, या डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए, या कि पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी का यहाँ पे जलसे किए जाए? को फायदा इसका है कि आप अपनी गंदी लॉन्ड्री वाशिंगटन डीसी में धोएं आकर? इसका कोई फायदा है? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। हमें यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी एक बात ये है, बल्कि मैं एहतजाज करूंगा, मैं 36 सालों में मैंने नहीं किसी को इस तरीके से देखा कि पाकिस्तान का झंडा प्रमोट किया जाए। यहाँ पे अब आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये किस किस्म का एजेंडा है आपका? आई एम सॉरी टू से दैट। सही, जो आपने कहा कि पाकिस्तान फिगर इन नहीं करेगा, हमने इतनी एफर्ट्स की, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है इसमें सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जो 6-7 जनवरी के वाकयात और 9 मई का कंपैरिजन करते रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इमरान खान को क्रिटिसाइज करने के लिए कहते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने डेमागॉग्स और डिक्टेटर्स को प्रमोट किया था, जो बाइडन के आने पर खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे यहां पर पाकिस्तान में, और डोनाल्ड ट्रंप के आउस्टर को जश्न मनाया जा रहा था। एहसन इकबाल साहब समेत मुख्तलिफ वुज़रा हैं। नून लीग की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया है। डू यू नॉट थिंक कि ये मैटर जो है वो करेगा डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर चीज को खुद देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके सामने से नहीं गुजरा होगा कि एक मुल्क की हुकूमत, सिटिंग मिनिस्टर्स मेरे मुतल्लिक ये रिमार्क्स पास करते रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है इस वक्त। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी दुनिया के अंदर डिक्लाइन में है, अथॉरिटेरियनिज्म वैसे राइज पर है, एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे राइज पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलॉन मस्क कह रहा है। लेकिन आप अपने पड़ोस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, आप वहां से उठते हैं सीधे वाशिंगटन डीसी के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तो दूसरी चीजें भी फिर कंपेयर करें कि उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स क्या है, नेशनलिज्म के क्या हालात हैं। आपने 77 ईयर्स में मुझे बताएं क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। और मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि खुदारा वेस्ट की तरफ देखना छोड़ दें, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। डोनाल्ड ट्रंप या CIA, मुसाद और रा, इन चीजों के ऊपर छोड़ के चीजें तो इस तरह नहीं हो सकता फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। 77 ईयर्स हो चुके हैं। खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। पाकिस्तान आपकी मोहब्बत चाहता है, मांग रहा है आज। सही। साजिद तारड़ साहब, अब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जहां पर आप कह रहे हैं कि सारे मामले में आप जो हैं वो फिर लाइमलाइट में आ गए, आपकी ट्रोलिंग हो रही है। आपको ट्रोल जो है, जो हमने अभी तक इस स्टोरी को फॉलो किया, आपको ट्रोल इस वजह से किया जा रहा है कि आप जो है वो अमरीकी सदारती मार्के में अमेरिकन कैंडिडेट्स के दरमियान कंपैरिजन के बजाय आप इमरान खान साहब जो हैं उनको क्रिटिसाइज करने लगे, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, मुझसे सवाल किया गया था कि हर जिस तरह वो एक दो आपके जर्नलिस्ट हैं जिनकी कंपैरिजन की PhDयां हैं कि इमरान खान की भी 2 टांगे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी 2 टांगे हैं, इनके 2 बाजू हैं, उनके भी 2 बाजू हैं, वो भी रोटी खा। मैंने सिर्फ उनको कहा था भाई वो इलेक्शन वहां के लड़ रहे हैं,
खुदारा गलत पत्ती के पीछे ना लगा। और दूसरा, मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश करें या पॉलिसी शिफ्ट करें, लेकिन ये चंद यूट्यूब, इनकी अपनी पार्टी नहीं चाहती कि उनको छोड़ा जाए। ये जो कागजी ची गुवेरे बन के बैठे हैं बाहर, या तो ये पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं, ये यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? नहीं, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि आपके नाम का साथ क्योंकि तारड़ लगता है, ये तो कह रहे हैं कि आपका गालिबन जो है वो आजम नजीर तारड़ से या अता तारड़ साहब के साथ कोई रिश्तेदारी है, इस वजह से आप ये सब कर रहे हैं। नहीं, मेरी रिश्तेदारी नहीं। जो अगर मैं बातें कर रहा हूं या तो फैक्ट बेसिस ना हो तो मुझे चैलेंज किया जाए। मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ा एक लीडर है, उसने कहा है मुझे बेशक तारड़ साहब कोर्ट में ले जाएं। मैं छोटी सी बात, मैं 2016 से ट्रंप कैंप में हूं। मैं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में आज तक पहला पाकिस्तानी और पहला मुसलमान बोला हूं। फिर मैंने तलावत की और 2020 में मेरा पोर्टफोलियो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वेबसाइट पे था और मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि I'm his advisor right now. I was part of his advisory council in 2016. लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी आप उनके एडवाइजर नहीं थे। एक स्टेट की किसी छोटी सी एडवाइजरी काउंसिल के 50 मेंबर्स में से एक मेंबर थे, तो आपको जो पाकिस्तानी मीडिया में एज एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप इंट्रोड्यूस करवाया जाता रहा, आपने उनमें से किसी को करेक्ट नहीं किया। नहीं, उसमें सुन ले मेरी बात, वो स्टेट की एडवाइजरी एक अलग चीज थी, 50 में से नहीं था। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में था। यहाँ पे हमारी एक डाइवर्सिटी काउंसिल थी, उसका मैं हिस्सा था और उसमें मेरा टाइटल ही एडवाइजर का था। मैंने जब मेरा टाइटल ही एडवाइजर का हो तो मैं किस तरह उसको डिनाई करूं? इस पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड मौजूद है ये चीजें। लेकिन ये कि मुझे सफाइयां देने की जरूरत खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि आप अब भी खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं मशीर हूं डोनाल्ड ट्रंप का। मेरे पोर्ट्रे करने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे उन्हें चाहिए था लिखते साबिक मशीर, उन्होंने नहीं लिखा। इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन व्हाट यू थिंक इट इज वर्थ कि मैं इन लोगों का जवाब दूं? आइदर दे वर्थ इट। मेरी नजर में जो मर्जी कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? इनका तो कारोबार है, मैं तो एक शरीफ आदमी हूं, इसका तो जवाब देना भी तुक नहीं बनता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब। वक्त जो है वो खत्म हो गया है। कल अमरीकी सदारती मार्का होने जा रहा है और अमरीकी सदारती इलेक्शंस का आउटकम यकीनन जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से अमरीकी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन फैक्टर होगा। इस इलेक्शन को भी फॉलो करेंगे और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, अदालती और सियासी मंजरनामा, इस पर जो कुछ हो रहा है इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।